Okay. Okay. So the topic is schooling. कभी कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ जाता है स्कूलिंग इज साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। तो बेसिकली ये टॉपिक आपको जब हमने बैच सिस्टम्स, अगर आपको याद होगा, हमने आपको जब बैच सिस्टम पढ़ाया था तो बैच सिस्टम्स के टाइम पे हमने बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं और जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनके बीच की स्पीड में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मैकेनिकल डिवाइसेस की स्पीड बहुत कम होती है। लाइक जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनकी स्पीड काफी कम है। भाई आप एक 5 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर लोगे, है ना? आप कीबोर्ड से जो टाइप करोगे वही तो डेटा अंदर जाएगा। जो आपका सीपीयू है, सीपीयू जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपका सीपीयू है, जैसे मान लो आज की डेट में क्या होता है, मान लो 2.3 गीगाहर्ट्ज है, तो 2.3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 2 करोड़ 30 लाख समथिंग, नहीं करोड़ नहीं, अरब, 2 अरब 30 करोड़ समथिंग के आसपास हुआ ना, इतने हर्ट्ज, यानी पर सेकंड में इतनी क्लॉक साइकिल चलती है इसकी। तो my point is the speed of CPU is much higher than the available mechanical devices, or we can say available input output devices. तो उन डिवाइसेस के बीच में फिर सिंक्रोनाइजेशन कैसे लाएं? क्योंकि होगा क्या भाई, अगर इतना ज्यादा वेरिएशन है स्पीड में तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू आपका क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। तो अगर सीपीयू आइडियल रहेगा, अगर सीपीयू आइडियल रहेगा तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन आपका लो हो जाएगा, है ना? तो अब इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया स्कूलिंग का। एंड स्कूलिंग इज साइमल्टेनियस पेरिफेरल। एक सेकंड होल्ड करना का, गेट बंद कर दो, विंडो इधर खोल दो यार, गेट बंद कर देना। तो उसका जो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, सीपीयू प्लस मेमोरी। तो यानी हमारा जो इतना पोर्शन है ये वाला, यही हमारा कंप्यूटर है ना? तो स्कूलिंग में डिस्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। जब आप अभी आप सेकेंडरी मेमोरी की जो बात करते हो, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट स्कूलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या किया गया, जो आपका कंप्यूटर है वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ना कम्युनिकेट करके वो डायरेक्टली डिस्क के थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। यानी अब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेशन होंगे, दैट ऑल विल बी परफॉर्म थ्रू डिस्क ओनली। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा ये है भाई, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, मेमोरी, बट मेमोरी का साइज लिमिटेड होता है, आप भी जानते हो, है ना? अब ईच एंड एवरीथिंग विल नॉट बी प्रेजेंट इन मेमोरी। तो अब हमें कुछ ऐसे स्पेस की रिक्वायरमेंट थी जहां पर हम अपना सारा सारा डेटा रख पाए। तो वहां पर फिर हमारा डिस्क का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, अब इनपुट डिवाइस अगर ये डिस्क ना होती, हम फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये मान लें कि अगर मेरे पास ये डिस्क ना होती तो मेरे पास सिस्टम कैसा होता, जो बैच सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था यही तो था भाई, सीपीयू था, मेमोरी यानी कंप्यूटर था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। इनपुट डिवाइसेस डायरेक्टली जो डेटा इंटर करना होता था वो डेटा मेमोरी में जाता था। अब सोचो, जस्ट इमेजिन कि इनपुट डिवाइसेस से हम डेटा इंटर कर रहे हैं, वो मेमोरी में जाएगा, फिर सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। तो सीपीयू तो आपका आइडियल रहेगा बिकॉज यहाँ से डेटा यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा भाई आपका। एक नॉर्मल यूजर की स्पीड क्या होती है टाइपिंग की, 20 वर्ड्स पर मिनट या 25 वर्ड्स पर मिनट। और जबकि आपकी सीपीयू की स्पीड क्या है, 2 अरब 30 करोड़ गीगाहर्ट्ज, यानी पर सेकंड में इतनी क्लॉक साइकिल्स हो रही हैं। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पीड वेरिएशंस बिटवीन द इनपुट डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, अब डिस्क जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इनपुट डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी से ना इंटरेक्ट करके इनका जो डेटा होगा वो डेटा जाएगा डिस्क पे, वो डेटा डिस्क पे सेव हो जाएगा। जो भी आप एंट्री कर रहे हो, मतलब अगर आपको 2+2=4 करना है, तो जब तक 2 और 2 इंटर नहीं करोगे तब तक सीपीयू 4 तो नहीं कर पाएगा ना भाई। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्लास, आई एम ऑडिबल ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे क्लास से। यस सर। ओके, तो अगर मान लो मुझे 2+2=4, हाँ
अगर मुझे 2 + 2 = 4 करना है तो भाई ये 4 कब तक नहीं हो सकता, जब तक दो नंबर इंटर, जब तक ये दो नंबर इंटर नहीं होंगे तब तक सीपीयू अरिथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा ना। और वो दो नंबर इंटर कैसे होंगे, वाया कीबोर्ड होंगे, यानी वो इनपुट ऑपरेशन है। तो जब तक ये इनपुट ऑपरेशन नहीं हो जाएगा तब तक इसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो अब इनपुट डिवाइसेस जब डिस्क इंट्रोड्यूस हो गई तो जो डेटा इंटर करेंगे वो डेटा डिस्क पे स्टोर होगा। नाउ अभी भी आपको पता है जो सीपीयू इंटरेक्ट करता है वो मेमोरी से करता है, डिस्क से इंटरेक्ट तो करता नहीं है। तो अब क्या होगा, वो जो डेटा आपने 2 और 2 यहां कहीं सेव कर रखा होगा, इसको यहां से ट्रांसफर करके लेके जाएंगे मेमोरी में। अब 2 और 2 यहां पर आ गया। नाउ सीपीयू क्या करेगा, 2 + 2 में 4 परफॉर्म कर देगा, 4 रिजल्ट हो गया। अब जैसे इसका रिजल्ट 4 आएगा वो रिजल्ट वापस डिस्क में सेव कर दिया जाएगा। ठीक। अब इस 4 को अगर मान लो हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रिंट कराना है, तो अगेन डिस्क से ये मेमोरी के थ्रू इंटरेक्ट करके आउटपुट डिवाइसेस में चला जाएगा और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब किसी कोई डाउट क्वेश्चन है? किसी के कोई क्वेश्चन है? देखो पता नहीं तुम लोग कौन सी दुनिया में सोए हुए हो, क्वेश्चन जरूर आने चाहिए थे भाई। क्वेश्चन पहला तो यही आना चाहिए था कि जब सारा काम हम मेमोरी में ही कर रहे हैं तो यही काम तो पहले भी कर रहे थे, तो फिर डिस्क की जरूरत क्या है। अभी आपने देखा कि जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा आया, दो यहाँ पर आया, मानो 2 + 3 करना था, मैं बार बार 2 + 2 ले रहा था, 2 + 3 करना था, 2 यहाँ कहीं है, 3 यहाँ कहीं है। इनपुट डिवाइसेस से डेटा डिस्क पे स्टोर कर लिया। अब इसी डेटा को हम फिर से, देखो क्या एरो बना हुआ है, इसी डेटा को फिर से हम मेमोरी में लेके जा रहे हैं। तो फिर जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं, तो फिर हमारा डिस्क लगाने का फायदा क्या हुआ? एनीवन कैन आंसर? कोई आंसर करना चाहेगा? चलो देखो, पहले भी हम मेमोरी में ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन तब क्या था, मेमोरी से इंटरेक्शन क्या था, मैकेनिकल डिवाइसेस का मेमोरी से इंटरेक्शन था। मेमोरी क्या है, डिजिटल डिवाइस है, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस का डिजिटल डिवाइसेस से इंटरेक्शन हो रहा था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा डिस्क पे आ गया। इसके बाद जब डेटा हम डिस्क से मेमोरी में लेके जा रहे हैं, डिस्क क्या है, अगेन डिजिटल डिवाइस है, मेमोरी क्या है, डिजिटल डिवाइस है। यहाँ पर डिजिटल डिवाइस से डेटा डिजिटल डिवाइस में ट्रांसफर कर रहे हैं, और डिजिटल से डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने में इट विल टेक्स लेस टाइम रादर देन मैकेनिकल टू डिजिटल डिवाइस। आई होप आई एम क्लियर। आपका जो yes, आपका जो स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन वाला जो इशू था भाई, सिंक्रोनाइजेशन का इशू ये तो था ना कि यहाँ मैकेनिकल से डिजिटल में कम्युनिकेशन हो रहा था। ये मैकेनिकल डिवाइस है, ये डिजिटल डिवाइस है, इसकी स्पीड बहुत कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या किया, उन्हीं डेटा को उठा करके एक दूसरे डिजिटल में पहले से डाल रखा है। तो अब जब डेटा की जरूरत होगी तो हम डिजिटल से डिजिटल में कम्युनिकेशन कराएंगे। जब डिजिटल से डिजिटल में कराएंगे तो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ रहा था वो इशू सॉल्व हो जाएगा। तो सीपीयू का जो वेटिंग टाइम था, जो सीपीयू को मैक्सिमम टाइम वेट करना पड़ रहा था, वो टाइम को हम कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव नहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, सेकेंड थिंग, अब ये चूंकि डिस्क डेटा है तो इस डिस्क पे हम नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा, सीपीयू मेरा अलग प्रोसेसिंग कर रहा है, 2 + 3 अलग काम कर रहा है, हम पैरेलल में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा यहाँ पर डिस्क में डाल सकते हैं। तो सीपीयू मेरा अलग पैरेलल में काम करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग में काम करेंगे, यानी पैरेलली सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम कर सकते हैं। अगर ये डिस्क ना होती, अगर ये ना होता तो मेरा क्या होता, तब तो पैरेलल में वर्किंग हो नहीं पाती। तब जब ये डेटा यहाँ जाता तब सीपीयू जो है इस पे वर्किंग परफॉर्म करता। यही तो होता ना, जब ये डेटा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता तब सीपीयू उसको डेटा को एक्सेस करता और फिर उस पर वर्किंग परफॉर्म करता। बट डिस्क के लग जाने से ये, जब तक ये डेटा यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब तक हो सकता है सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस की टास्क को एग्जीक्यूट कर ले, बिकॉज दूसरे प्रोसेस का डेटा यहाँ से अगर पहले से आ चुका होगा तो वो डेटा चला जाएगा मेमोरी में और सीपीयू उस पर वर्किंग परफॉर्म कर देगा। So with the concept of spooling, CPU and input output devices can work in parallel,
और अगर ये पैरेलल में वर्क कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इंप्रूव द सीपीयू यूटिलाइजेशन। हाँ भाई पूछो जिसको जो डाउट हो कुछ। ये इसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नीचे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू सीपीयू। इन स्पूलिंग डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड ऑनटू द डिस्क। डेटा पहले डिस्क पे स्टोर होगा एंड देन सीपीयू इंटरैक्ट विद द डिस्क। उसके बाद क्या होगा, सीपीयू इस डिस्क से इंटरैक्ट करेगा वाया मेन मेमोरी। ठीक है। स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग आईओ ऑपरेशंस फॉर वन जॉब विद सीपीयू ऑपरेशन ऑफ अदर जॉब। बिल्कुल करेक्ट बात है कि सीपीयू आपका क्या होगा, आईओ ऑपरेशंस अपना अलग एक टास्क कर रहे होंगे, सीपीयू अपना एक अलग टास्क कर रहे होंगे। तो सीपीयू और आईओ डिवाइसेस पैरेलल में वर्क कर सकते हैं। These are the few advantages. Like first one is no interaction of input and output devices with CPU. जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनका सीपीयू से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये अपना अलग काम करेंगे, सीपीयू अपना अलग काम करेगा, दोनों का इंडिपेंडेंट वर्किंग होगी। बिकॉज जो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो डिस्क में जा रहा है और डिस्क से ही आउटपुट डिवाइसेस में जा रहा है। सेकेंड थिंग, अगर सीपीयू से इनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो ये चाहे जितनी स्लो काम करें, सीपीयू वेट नहीं करेगा, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। दैट मींस सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर एज सीपीयू इज बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। एक डिसएडवांटेज भी है, एंड डिसएडवांटेज स्टार्टिंग में ही था, फिलहाल तो भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो ये यूनी प्रोग्रामिंग था। मतलब जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, मल्टीपल प्रोग्राम एक एक करके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रन करते हैं, तो उस चूंकि ये कॉन्सेप्ट स्पूलिंग का जस्ट बैच सिस्टम के बाद का है। पहले बैच सिस्टम आया, फिर उसी में कॉन्सेप्ट आया स्पूलिंग का, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग आया था। तो स्टार्टिंग में जब ये बैच सिस्टम के बाद स्पूलिंग आया था तो उस समय ये यूनी प्रोग्रामिंग था, यानी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर रहा था। बट उसके बाद ये जब जैसे ही मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया तो ये डिसएडवांटेज भी इसका हट गया था। ठीक है क्लास, एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्लास किसकी है, किस सब्जेक्ट की है नेक्स्ट क्लास? कोई बता सकता मुझे नेक्स्ट क्लास आपकी किस सब्जेक्ट की है? टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन फैकल्टी का नाम पता है क्या? Yes sir, it's visual. Okay, so let's start unit 2, and in unit 2 there is a concept of process synchronization and process communication. ये तीन चीजें पढ़नी है आपको यूनिट 2 में। So first of all your concept should be very clear what is process. So actually होता क्या है, whenever a program in execution ऐसा कुछ होता है, मान लो ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पर कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मेमोरी में होता क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, यानी कर्नल पड़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, और बाकी यूजर एरिया होता है, ऐसा कुछ होता है मेमोरी का लेआउट। तो व्हेनेवर अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आया, मान लो इसके सर्टेन कोड्स एग्जीक्यूट होने हैं, तो दैट एरिया बिकम्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो whenever a program in execution का मतलब क्या है, अब वो पर्टिकुलर प्रोसेस मेरा कहाँ पर है, मेन मेमोरी में है भाई, तभी तो एग्जीक्यूशन मोड में आया है, तभी तो वो प्रोसेस बना है, अदर वो नॉर्मल प्रोग्राम होता अगर बैकअप पे पड़ा होता है ना। तो whenever a program in execution then it is called a process। और एक प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी किया था आप लोगों से, तो मैं उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सीधे हम डायग्राम पे आते हैं, इसके बाद इसको बताएंगे। दिस वन इज द स्टेट डायग्राम ऑफ अ प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज न्यू स्टेज। तो एज सून एज द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट कम्स इनटू द न्यू स्टेट। जैसे ही प्रोसेस मेरा क्रिएट हुआ वो न्यू स्टेट में आ जाता है। क्लियर? नाउ प्रोसेस मेरा न्यू में आ गया, अब वो रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन, तो क्या करते हैं, उसको उठा करके मेमोरी में लेके आते हैं, यानी उसको मेमोरी में एडमिट कर देते हैं। नाउ द प्रोसेस इज एडमिटेड इनटू द मेमोरी, और मेमोरी में क्या होता है, एक हम बोलते हैं वर्ड रेडी क्यू।
a queue of processes that are waiting for the allocation of CPU. ठीक है, मेमोरी में एक हमारी क्यू होती है जहां पर वो प्रोसेसेस वेट करते हैं जो सीपीयू के एलोकेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं. तो as soon as the process is created, it is admitted into the memory and places into the ready queue. तो वहां पर प्रोसेस हमारा क्या होता है, रेडी स्टेट में होता है. क्लियर? नाउ अब प्रोसेस मेरा जब ये हाँ बेटा बोलो सर. ये जो अभी आपने पॉइंट बोले सर, ये फिर से रिपीट कर दीजिएगा एक बार प्लीज. अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ. जैसे ही मेरा प्रोसेस क्रिएट होता है, ये हमारा जाता है न्यू स्टेट में. ठीक है, अब प्रोसेस अगर क्रिएट हुआ है तो प्रोसेस को कोई ना कोई टास्क होगी, उसी को कंप्लीट करने के लिए क्रिएट किया गया होगा, है ना. तो और वो टास्क कंप्लीट होगी कैसे, जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा. और एग्जीक्यूट होगा कैसे, जब वो जाएगा मेमोरी में. तो जब प्रोसेस मेरा मेमोरी में पहुंच जाता है तो वो होता है मेरा रेडी स्टेट. दैट मीन्स प्रोसेस इज रेडी फॉर द एलोकेशन या फॉर द एग्जीक्यूशन. If my voice is not clear, I have got a chat message in chat box. Sir, your voice is not clear. Is it so? क्लास वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे? सर कभी कभी कट जाती है बीच में. ओके, फिलहाल अभी क्या सीन है? अभी ठीक है सर. ओके ओके. सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड न्यू स्टेट एंड द रेडी स्टेट. नाउ अब प्रोसेस मेरा जो है, मान लो सपोज यहाँ पर है, अब क्या होगा भाई, अगर वो मेमोरी में आया है तो मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए तो आया होगा ना. तो यहाँ से क्या होगा, सीपीयू को अलोकेट होगा. तो जैसे ही सीपीयू को अलोकेट होगा, है ना, तो सीपीयू क्या करेगा, जैसे अलोकेट हुआ प्रोसेस में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, रन स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लेबल में शेड्यूलर लिखा है, डिस्पैचर. तो डिस्पैचर बेसिकली क्या करता है, इज अ वे टू शेड्यूल अ प्रोसेसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द सीपीयू. हमारे जो मेन मेमोरी में सीपीयू प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, उन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट करना होता है. अब वो काम कोई करेगा ही. तो अगर आपको याद होगा तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में आपको दो तरह के शेड्यूलर बताए थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में बताया था कि जब प्रोसेसेस मेमोरी में पड़े हुए हैं और वो वहां से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू किसी एक प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट होगा. तो ये वही शेड्यूलर है. विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलर नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पड़े थे, किसी एक प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट हुआ. नाउ दैट प्रोसेस कम्स इनटू द रनिंग मोड. क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लास समझने की कोशिश करना. कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के दो रीजन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूं, अब मेरी क्लास एकदम से रुक जाए विदाउट कंप्लीशन ऑफ टाइम, उसके दो रीजन हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है कि मुझे किसी ऐसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, मुझे किसी ऐसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, मुझे आगे डिस्कस करने के, जो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा भाई 5 मिनट वेट कर लो, है ना. या कोई एक इमरजेंसी कॉल आ गई, या कोई मान लो कोई हायर अथॉरिटी मुझसे मिलने आ गई, तो एक वो उस केस में भी हो सकता है मुझे क्लास को स्टॉप करना पड़ जाए, या ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से मुझे क्लास को इमीडिएटली रोकना पड़ जाए. तो वही चीज है कि प्रोसेस मेरा रनिंग स्टेट में था. एक तो क्या हो सकता है, आईओ वेट, जिस उस प्रोसेस को फर्दर एग्जीक्यूट होने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस प्रोसेस कम्स इनटू द वेटिंग स्टेट. एंड सेकेंड इज कोई इंटरप्ट अकर कर जाए. भाई सीपीयू के साइड से प्रोसेस को इंटरप्ट मिल गया, नो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर. इन दैट केस प्रोसेस हैज टू स्टॉप देयर एग्जीक्यूशन, है ना. इंटरप्ट कैसा हो सकता है, भाई जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उससे हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया, और जैसे ही कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा, लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को इमीडिएटली रोकना पड़ेगा. इन दैट केस अगेन प्रोसेस रनिंग मोड से सीधे चला जाएगा रेडी मोड. देखो यहाँ पर एक एरो जो है रनिंग से सीधे गया है रेडी में, यानी ये आया इंटरप्ट. यहाँ पर प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसको वेट करना पड़े. यहाँ पर उसको इंटरप्ट किया गया है, मतलब जबरदस्ती सीपीयू का उससे जबरदस्ती सीपीयू से ले लिया गया है ना.
तो वो प्रोसेस रेडी था, उसके पास जो रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट थी सब कुछ उसके पास थी, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। तो वो क्या करेगा, सीधे रन से चला जाएगा रेडी स्टेट में। दूसरा केस क्या था कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन उसको ऐसे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ गई जो उस समय अवेलेबल नहीं थे। इन दैट केस प्रोसेस आ जाएगा वेटिंग स्टेट में। तो ये यहां से रन से चला जाएगा वेटिंग स्टेट में। अब वो वेटिंग स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक उसको जिस रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट थी जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक वो वेटिंग में रहेगा। जैसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे यानी आईओ और इवेंट कंप्लीशन, जैसे वो आईओ कंप्लीट हो जाएगी अगेन वेट से चला जाएगा रेडी में। तो रनिंग मोड में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के ये दो मेन रीजन थे। एक तो रन से डायरेक्ट इंटरप्ट के थ्रू रेडी में चला जाएगा, या रन से वेट के थ्रू वेट के बाद रेडी में जाएगा। नाउ एक केस ये भी पॉसिबल था कि भाई रन कर रहा है, हो सकता है कि ना तो इंटरप्ट आए ना तो कोई आईओ की रिक्वायरमेंट पड़े। इन दैट केस प्रोसेस विल फाइनली एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट डायग्राम ऑफ अ प्रोसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हर अल्टरनेट ईयर स्टेट डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन हर अल्टरनेट ईयर आ जाता है। जिसको जो भी डाउट्स हो प्लीज रेज योर क्वेश्चन सो दैट हम आगे फिर फर्दर मूव करें। कुछ पूछना है किसी को? ये जो हमने 5 स्टेट्स न्यू, रेडी, रन, वेट एंड टर्मिनेट लिख रखी है, ये उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। न्यू, अ प्रोसेस इज जस्ट बीइंग क्रिएटेड। रेडी, अ प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट when it is in ready queue, and रेडी क्यू कहाँ होगी, वो मेन मेमोरी में होगी। रनिंग, जो आपके प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूशन मोड में है, या वी कैन से जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेटिंग स्टेट। when process has to wait for some IO devices, it is in a waiting state. And the last and the final, terminate, or we can say exit. This is all about when the process is completely executed, it is terminated and removed from the queue. हाँ भाई क्लास, किसी के कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, पूछिए। सर यहाँ पे सर डिस्पैचर का क्या काम है सर? डिस्पैचर आपका देखो, ये नीचे मैं वही दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ है। डिस्पैचर आपका एक मॉड्यूल है जो क्या करता है, सीपीयू के कंट्रोल को प्रोसेस सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। भाई आपके पास क्या होता है, ये जैसे मान लो मेमोरी है, मैं थोड़ा सा, ये मेरी मेमोरी है। अब इस मेमोरी में मान लो एक प्रोसेस P1 पड़ा हुआ है, एक प्रोसेस P2 पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे ना यहाँ पर मेमोरी में, मेन मेमोरी में। अब सीपीयू इनमें से किस प्रोसेस को मिले, जो आपको हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में पढ़ाया था कि भाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, अब इसमें से सीपीयू तो किसी एक ही को मिलेगा। अब सीपीयू किसको मिलेगा, तो डिस्पैचर यहाँ पे हेल्प करता है। डिस्पैचर क्या करता है, इट इज द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सेलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक अगर एफसीएफएस की बात कर रहे हो तो P1 को ले लेगा। मान लो अगर प्रायोरिटी की बात कर रहे हो तो इनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको उस प्रोसेस को सेलेक्ट कर लेगा। तो शेड्यूलर ने प्रोसेस को तो सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद सीपीयू को इस पे कैसे अलोकेट किया जाएगा, सीपीयू का कंट्रोल इस पे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, वो काम होता है डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर इज द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और शेड्यूलर तो आप जानते ही हो, शेड्यूलर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग बताया था, दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या करता है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वहां से कौन कौन से प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके मेमोरी में लाना है, वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम था। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम क्या है, जो आपके मेन मेमोरी में प्रोसेसेस आ गए हैं उनमें से किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उस प्रोसेस को सेलेक्ट करना, ये काम था शेड्यूलर का। ठीक है। हाँ भाई, और कोई डाउट क्वेश्चन किसी का? आपका डाउट क्लियर है, किसने जिसने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। एनी अदर डाउट्स फ्रॉम एनीवन, थोड़ा आगे हम मूव करें। एनीवन?
आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कोनिका मुखर्जी मैडम की है ना? चलो एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, इफ मैम अगर एग्री हो जाती हैं देन हम क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट वाली। एनीवे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पीसीबी। पीसीबी आप नो सर, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये डिटेक्ट कर पाए, या वी कैन से कि हम प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर कर पाए, सो दैट इन फ्यूचर अगर हमें दोबारा उस प्रोसेस पे आना है तो हम उसकी सारी स्टेट्स को, सारी इंफॉर्मेशन को वहीं से कंटिन्यू कर लें, है ना। जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, अगर मान लो अगर आप सारे लोग, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, सारे प्रोसेस हो, तो आप सारे स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस तो मेरे पास होगा ना। जैसे हमने क्या करते हैं भाई, सबका तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो मेरे पास रहेगा ही, कि अगर मान लो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 9001 आयुष कुमार, तो आयुष कुमार का करंट स्टेट क्या है, अगर मुझे कल की डेट में आयुष कुमार से बात करनी होगी तो आज मैंने इनसे क्या क्या कम्युनिकेट किया है, क्या क्या मैंने इनसे डिस्कस किया है, मुझे उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना करके अपने पास रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मुझे कल इनसे फिर से कम्युनिकेशन करना पड़े तो मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि मैंने कल इनसे क्या डिस्कस किया था। मैं फिर जो है वही अनाप शनाप बोलता रहूंगा, है ना, कि लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वही हम फिर से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। सो my point is, if we have to make a record of each and everything, or in terms of process we have to make a record of each and every activity of a process। तो अगर हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को हमें कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा ही भाई। नॉर्मल ह्यूमन मेमोरी इतनी तो नहीं होती ना कि अगर मान लो आपके पास 1000 लड़के तो 1000 के आपका सबका डेटा आपके पास बिल्कुल दिमाग में स्टोर रहे, कौन क्या करता है। सो इन दैट केस वी हैव टू make a record of some sort of processes where we can track the actual process, actual progress of a process, currently in which state, currently how much he has executed, कितना बचा हुआ है, कौन कौन से resources allocate उसको हुई हैं, कौन से resources और चाहिए इसको further execution के लिए, है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने के लिए, इनसे ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नाउ थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अगले वर्ड्स क्या बोलने जा रहा हूं। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, or we can say a repository for storing the information of a particular process। means सपोज आपके पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, एक प्रोसेस है P3। तो जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ईच प्रोसेस हैज यूनिक पीसीबी, यानी हर प्रोसेस का अपना खुद का एक पीसीबी होगा। प्रोसेस P1 का एक पीसीबी हो गया, प्रोसेस P2 का एक ये पीसीबी हो गया, प्रोसेस P3 का एक ये पीसीबी होगा, एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे उतने नंबर ऑफ पीसीबी होंगे। अब पीसीबी तो हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमने बोल दिया। अब नाउ द पॉइंट इज व्हिच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द पीसीबी। सो यही हमारा टॉपिक है कि पीसीबी में क्या होता क्या है और हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इसका एक ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहला जो उसका इंफॉर्मेशन होती है दैट इज प्रोसेस स्टेट, कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसका हम पीसीबी देखने जा रहे हैं, वो पीसीबी में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है इज ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट। यहाँ की जो स्टेट्स का हमने अभी पढ़ी है, 5 स्टेट्स हैं, न्यू रेडी, रन, वेट एंड टर्मिनेट। तो यहाँ पर जो स्टेट का नाम लिखा होगा वो पर्टिकुलर प्रोसेस मेरा उस स्टेट में होगा। कोई डाउट? क्लास कोई डाउट? नो। ओके, नाउ प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर इज बेसिकली क्या होता है
जैसे हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जब प्रोसेस को क्रिएट करता है तो हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी असाइन करता है, जिससे हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस में यूनिकली अलग अलग प्रोसेसेस को डिफरेंशिएट कर पाए। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस हैव अ यूनिक प्रोसेस आईडी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर का मतलब वही है जो आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के, ये इंस्ट्रक्शन इस बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन को मैप कर रहा होगा, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर का मतलब यही होता है कि प्रोग्राम काउंटर जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है, करंटली एग्जीक्यूट होने के बाद उस इंस्ट्रक्शन का नंबर आएगा। जो एक इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन का नंबर आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। या सिंपल वी कैन से प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट्स द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। यही इसमें यहाँ पर नहीं सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक called a task control block, PCB भी बोलते हैं। It contains many pieces of information associated with a specific process, including कौन कौन सी होती हैं। पहला हो गया आपका प्रोसेस स्टेट। अब स्टेट में क्या क्या होगा, स्टेट आपका न्यू भी हो सकता है, रेडी, रन, वेट और टर्मिनेट एंड सो ऑन। जो आपकी 5 स्टेट्स हैं उनमें कोई सी भी एक स्टेट हो सकता है प्रोसेस स्टेट में। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर। द काउंटर इंडिकेट्स address of next instruction to be executed for this process, है ना। Next one is process number. It is the number that identifies the process in the system. It is the number that identifies the process in the system. Now after that, CPU registers. Registers may vary in nature. So registers vary in number and type based on the computer architecture. Basically, CPU registers includes accumulators हो गया, index registers हो गया, stack pointers हो गया, and general purpose registers. So these all the registers that you have already read in a previous semester in computer organization. So उन्हीं registers के बारे में यहाँ पर है, वो registers की information हमारा PCB में भी रहता है। Now comes to the CPU scheduling information. ये information भी रहती है PCB में। इसमें क्या होगा, all the information related to scheduling, like it includes process, priority, pointer to scheduling queues, scheduling parameters, and so on. Next one is memory management information. Memory management information basically deals with the value of base registers, limit registers, page table, segment table, and so on. यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप जब यूनिट 4 आपको पढ़ाई जाएगी तब आपको क्लियर होंगे कि बेस रजिस्टर्स क्या होते हैं, लिमिट रजिस्टर्स क्या होते हैं, पेज टेबल क्या होती है, सेगमेंट टेबल क्या होती है, ये सब आपको यूनिट 4 में बताया जाएगा। माय पॉइंट इज कि सिंपल सा पॉइंट इतना है कि आपका जो पीसीबी है उस पीसीबी में मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। आप इतना समझ लो, ये पॉइंट्स अभी भूल जाओ, पॉइंट्स अब आपका जब यूनिट 4 पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना जान लो कि पीसीबी में एक फील्ड ऐसी भी होती है जहां पर मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नाउ नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किस प्रोसेस को कितना सीपीयू अलोकेट हो चुका है, अभी और कितनी देर उसको अलोकेट होगा, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस अलोकेट हैं, तो उसका पूरे एक अकाउंटिंग बना के रखे हैं कि इस प्रोसेस को कितना भी डेटा और चाहिए, कितना सीपीयू और चाहिए, कितनी रिसोर्सेस और चाहिए। सिमिलरली आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस allocated to a process, list of open files। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन कौन से आईओ डिवाइसेस allocated है, कौन कौन से ओपन फाइल्स की लिस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारा पीसीबी में स्टोर रहती है। So in short or in general we can say a PCB contains each and every information related to a process. So that's all about the PCB and meeting